वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की सेकेंड यूनिट को। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शैक्षिक नीतियों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रिलेट करता है कि आयोग रिपोर्ट और नीति दस्तावेज जो थे उनकी आलोचनात्मक समीक्षा की गई है इसमें। तो इस तरह से बताया गया है कि कैसे जो है वाद विवादों के साथ समकालीन संदर्भों से जोड़ा गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें। इसमें सबसे पहला आयोग आ जाता है मुदालियर कमीशन, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता था। 1952 से लेकर 53 तक ये चला है। इसमें सामान्य परिचय की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जितना असंतोष जनता में उच्च शिक्षा के प्रति था, उतना ही माध्यमिक शिक्षा के प्रति भी था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता जो थी भारत की, वो जो है असंतोष व्यक्त करने लगी थी उच्च शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए भी। तो उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और उन्हें दूर करने संबंधी सुझाव देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह से जो माध्यमिक शिक्षा थी, इसके जो है सुझावों को देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो इस बेसिस पे एक समिति आई जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया था, और ये जो है एक मार्गी शिक्षा के बारे में बात करती थी। इसका गठन जो है किस तरह से किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने हेतु एक आयोग का गठन किया जाए जो उच्च शिक्षा के विषय में अपने सुझाव दे। तो इस तरह से 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ये सुझाव दिया सरकार को कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक आयोग का गठन किया जाए जो उच्च शिक्षा के बारे में, उसके विषय में जो है सुझाव दे सके। इसके लिए जनवरी 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने सुझाव को पुनः दोहराया था, और बोर्ड ने सुझाव को मानकर सरकार ने बोर्ड के सुझाव को मानकर सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया था। इस तरह से जो सुझाव दिए गए उसे सरकार ने मान लिए और 23 सितंबर 1952 को उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का गठन कर दिया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, जो डॉक्टर लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा था मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस तरह से अब यहाँ पे आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं और इसके कार्य क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि भारत की माध्यमिक शिक्षा के संगठन तथा प्रशासन का अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण स्तर तथा उद्देश्यों का अध्ययन करके उनमें सुधार किया गया था, उसके लिए सुझाव भी दिए गए थे। साथ ही साथ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के वेतन तथा उनकी सेवाओं की दशा में सुधार किया गया था। इस तरह से कई सारे सुधार इस आयोग के द्वारा किए गए। फिर इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। तो रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि इस रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी यह रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट 244 पृष्ठों की थी और इसमें 15 अध्यायों में विभाजित किया गया था। दोष यहाँ पे बताए गए हैं माध्यमिक शिक्षा के। देन माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो कुशल नागरिकता का विकास करना सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि जो शिक्षा बच्चों को मिलती है उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि उनमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, वो एक दूसरे का सहयोग करते हों, वर्ग भेद को अस्वीकार करते हों, विचारों की स्वतंत्रता हो उनमें। तो इस तरह से कुशल नागरिकता का विकास किया गया था। इसके बाद दूसरा उद्देश्य आ जाता है कि नेतृत्व का विकास किया जाए स्टूडेंट के। तीसरा है यहाँ पे कि छात्रों में व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो पूरी तरह से छात्रों की
पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, उसमें ज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक, चारित्रिक विकास, हर एक क्षेत्र से संबंधित उसमें विकास किया जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्यावसायिकता का विकास किया जाए। तो हर एक क्षेत्र में विकास करने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को किसी न किसी व्यवसाय में जो है लगाया जाए, इसलिए उनकी व्यावसायिकता का भी विकास यहाँ पे किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा का संगठन कैसे किया गया, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन यहाँ पे बताया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के गुण हो जाते हैं। पहला गुण है यहाँ पे कि अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण करना, जिसमें छात्र के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावसायिक और अच्छे नागरिक बनने के सभी गुण विद्यमान रहते थे। इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता था। इसके बाद दूसरा उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है कि शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव यहाँ पे दिए जाते थे, जिसमें आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया था। तीसरा यहाँ पे आ जाता है कि पाठ्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सुझाव दिए गए थे, जिसमें सह संबंधित के सिद्धांत को भी विकसित किया गया था कि जो भी पाठ्यक्रम हो वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। चौथा है यहाँ पे कि रुचिकर शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाए। पांचवा है यहाँ पे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने मातृभाषा में ज़्यादा समझ पाते हैं। फिर छठा है यहाँ पे कि शिक्षकों के संबंध में उचित सुझाव दिए गए, तो शिक्षकों के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। अन्य उपयोगी सुझाव यहाँ पे दिए गए, जैसे कि अनुशासन के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए। इसी तरह से यहाँ पे दोष बताए गए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के। तो अस्पष्ट कुछ सुझाव थे, तो ये इसका दोष हो जाता है। पाठ्य विषयों की अधिकता, तो पाठ्य विषयों की अधिकता थी यहाँ पे, ये भी इसका एक दोष है। अंग्रेजी के विषय में अनुचित सुझाव थे यहाँ पे। देन हम आते हैं नेक्स्ट आयोग पर। अगला आयोग है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आयोग है जो चला था 1964 से लेकर 1966 तक। तो इसके परिचय में बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गठित था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, जिसने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर किया था, उनका पुनर्गठन किया था, उनके लिए सुझाव दिए थे। और इसमें से कुछ सुझाव जो है सरकार ने क्रियान्वित किए जाने का उद्देश्य लिया था, आदेश दिया था, परंतु इन सब से वह हासिल नहीं हो सका जो हमें चाहिए था। तो जब सफलता नहीं मिली, तब सरकार ने संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सोच लिया था। और इस विचार के फलस्वरूप भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो 14 जुलाई 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे। तो प्रोफेसर DS कोठारी इसके अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। इसके अन्य सदस्यों का नाम दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग जो था, इसके उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग जो था, इसका उद्देश्य था कि सभी स्तरों पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उन सब पर जो है विकास किया जाए, उनकी संभावनाओं और उनके सुझावों को हल किया जाए।
इस तरह से आयोग का कार्यक्षेत्र और उसका उद्देश्य अगर हम देखें वो इस प्रकार है, जिसमें पहला उद्देश्य या कार्यक्षेत्र आ जाता है कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना और संपूर्ण देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में सुझाव देना। तीसरा उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है कि शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को सुझाव देना। चौथा था कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार और उसमें गुणात्मक सुधार के संबंध में सरकार को सुझाव देना। आयोग की प्रतिवेदन की बात की गई है, तो कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि इसके बाद आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जो है भारत सरकार को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे श्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत किया था और इस प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट में 692 पेजेस थे, जिसमें से 3 भाग थे और इसका नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास रखा गया था। इन सभी अध्यायों में सभी विषयों की समस्याएं और उनके समाधान को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद है भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें और सुझाव। तो पहला सुझाव है शिक्षा की संरचना के बारे में। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना बताई गई है, जिसमें 2 से 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बताई गई है, 2 से 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा बताई गई है, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा बताई गई है, 4 वर्ष और 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा है और 1 से लेकर 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा है। संरचना संबंधी सुझाव हैं। उच्च शिक्षा की संरचना से संबंधित यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं। शिक्षा के स्तर के बारे में बताया गया है। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें शिक्षा व उत्पादन के बारे में बताया गया है। सामाजिकता और राष्ट्रीय एकता के बारे में कहा गया है। शिक्षा व लोकतंत्र की बात की गई है यहाँ पे। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण बताया गया है। फिर सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की बात की गई है। इसके बाद शिक्षा का प्रशासन, वित्त और नियोजन बताया गया है। शिक्षकों के वेतन, सेवा, नियुक्ति के संबंध में सुझाव दिए गए थे इस आयोग में। विद्यालयी शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए इसमें। इसके बाद आ जाता है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन का मूल्यांकन कैसे किया गया। तो इसके आयोग के गुण बताए गए हैं, जिसमें पहला गुण आ जाता है कि नीति बनाने संबंधी तत्वों का निर्माण किया जाए। तो इसमें तत्व बताए गए थे, जिसमें आयोग ने शिक्षा पर बजट का 6% व्यय किया था और शिक्षा की उचित व्यवस्था बताई गई, जिसमें से आयोग ने 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के अंदर 20 वर्षों के अंदर निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। इसके बाद उपयुक्त उद्देश्य दिए गए हैं यहाँ पे। फिर प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा संबंधी समय अनुकूल सुझाव है यहाँ पे। फिर उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव हैं। कृषि शिक्षा की उचित व्यवस्था बताई गई है। शिक्षकों के लिए उपयुक्त सुझाव हैं। अन्य शिक्षकों से
के संबंध में उपयुक्त सुझाव हैं। इसके बाद इस आयोग के दोष यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें अस्पष्ट शिक्षा इसका दोष हो जाता है। फिर प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन संबंधी सुझाव अनुयुक्त, ये भी एक इसका दोष है। फिर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में द्विपक्षीय सुझाव, शिक्षा का माध्यम अस्पष्ट होना, ये भी एक इसका दोष है। अस्पष्ट प्रशासन होना, ये भी एक दोष में आ जाता है। इसके बाद है शिक्षा के विस्तार के संबंध में अनुपयुक्त सुझाव। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में ठोस सुझाव नहीं होना। इसके बाद आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव बताया गया है यहाँ पे। तो आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया था और पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया गया था। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की थी और इसे जो है कुछ प्रांतों में इस आधार पर ही 10 वर्षीय शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण कर उसे लागू भी करा दिया था और कुछ प्रांतों में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी व्यवस्थित कर दिया था और उसमें सफलता नहीं मिली थी। स्नातक कोर्स में 3 इयर्स कर दिया गया था, जिसमें उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए गए थे। शिक्षा में सुधार किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक बनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण भी इसी आयोग के सुझाव के आधार पर किया गया था। अंततः हम कह सकते हैं इस आधार पर कि भारतीय शिक्षा आयोग जो है उसने भारत की शिक्षा के समस्त पहलुओं का गहनता से अध्ययन किया, उसके संबंध में ठोस सुझाव भी दिए गए थे और इन सुझावों के आधार पर सरकार ने 1986 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया था और शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय भी बनाया गया था। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या बताया गया ये देख लेते हैं। तो सन 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अपने आप इसमें जो है अपना प्रतिवेदन मतलब कि अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत कर दी थी और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार को पूरे देश में समान शिक्षा की संरचना के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए कहा था। आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई थी और सन 1968 में भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना आवश्यक है। ये जरूरी हो गया था कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग के रिपोर्ट के आधार पर कुछ संशोधन किए थे और उसके पश्चात इसी आधार पर भारत सरकार ने 24 जुलाई 1968 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित कर दिया था और इस पे अमल भी किया था। इसी तरह से 1981 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई थी, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई थी और उन्होंने दोबारा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया, जो 1968 की शिक्षा नीति को अनुपालन पर जोर देती है। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनके स्थान पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज देखते हैं। तो ये दस्तावेज कुल 12 भागों में विभाजित था, जिसमें खंड 1 आ जाता है, जिसमें प्रस्तावना बताया गया है। फिर
खंड 2 है यहाँ पे, जिसमें शिक्षा का सार और भूमिका बताई गई है। खंड 3 है यहाँ पे, जिसमें राष्ट्रीय प्रणाली बताई गई है, जिसमें 10+2+3 की प्रणाली जो है अपनाई गई थी। खंड 4 है यहाँ पे, समानता के लिए शिक्षा। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व क्या हैं, तो फंडामेंटल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये फंडामेंटल्स हैं। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन बताया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष जो है डिस्कस किए गए हैं। ये दोष हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रभाव यहाँ पे बताया गया है। इस नीति के बाद में कार्य योजनाएं जो 1992 में आई थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको कहा जाता है। भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी और इसी शिक्षा नीति के में यह भी कहा था कि प्रत्येक 5 वर्षों में इस नीति के क्रियान्वयन तथा इसके परिणाम की समीक्षा की जाएगी। तो हर 5 साल में इसके क्रियान्वयन और इसके परिणामों की समीक्षा की जा रही थी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 आई, जिसकी समीक्षा करने के लिए सरकार ने 7 मई 1990 में श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे राम मूर्ति शिक्षा समिति 1990 के नाम से जाना जाता है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को 26 दिसंबर 1990 को सरकार के समक्ष पेश किया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है। समिति ने शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली और शिक्षा के वर्ग भेद, शिक्षा पर कम व्यय, भाषा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार के लिए सिफारिशें की थी। इसके साथ ही आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर यानी कि विचार भी नहीं शुरू हुआ था कि केंद्र की नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 में एक जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया था और इन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए और इस संशोधन को ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम पर प्रकाशित किया था। सरकार ने कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किए थे और इसे जो है परिवर्तित कार्य योजना 1992 कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित प्रारूप अगर हम देखें तो वो इस तरह से है, जिसमें 3 खंड बताए गए। 4 खंड में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई, तीसरे खंड में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात की गई, 5वें खंड में विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन की बात की गई है, 6ठे खंड में तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा की बात की गई है, 8वें खंड में शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ दिया गया था। फिर खंड 10 था, जिसमें शिक्षा का प्रबंधन बताया गया। कार्य योजना 1992 के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
इसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, जिसको नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है। इसमें बताया गया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन ने ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया था और इन्होंने देशवासियों को यह ज्ञान किस रूप में कराया जाए, इसके लिए क्वेश्चन उठाया। फिर इन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया था कि भारतीय समाज को किस प्रकार ज्ञानवान बनाया जाए। इन सारी समस्याओं को समाधान देने के लिए श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 13 जून 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। इसमें 9 सदस्य थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। आयोग का कार्य क्या था वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो ज्ञान की सुलभता के लिए था। इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया, भाषा बताई गई, अनुवाद, पुस्तकालय, वेब पोर्टल, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, स्वास्थ्य सूचना साइट। इसके बाद खंड 2 जो था, इसमें खंड सेकंड, इसमें जो है ज्ञान का सिद्धांत बताया गया, जिसमें विद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि बताई गई। फिर इसका मूल्यांकन आ जाता है, जिसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गुण और दोष बताए गए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉमन स्कूल प्रणाली। कॉमन स्कूल प्रणाली की अवधारणा क्या है? तो इसको कॉमन स्कूल प्रणाली की अवधारणा का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ गृह युद्ध के पश्चात पड़ोस विद्यालय के रूप में हुई थी। इसमें कॉमन स्कूल प्रणाली जो है वो भारत के लिए नई हो सकती है, लेकिन और बाकी जो देश हैं विश्व में उनके लिए नई नहीं थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, ब्रिटेन, चीन, रूस इसमें जो है पूरी तरह से सफलता से इससे क्रियान्वित किया जा रहा था। तो कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 1966 द्वारा सर्वप्रथम भारत में कॉमन शिक्षा प्रणाली CSS को लागू किया गया था। इसकी बात कही गई, इसमें जो है आयोग ने कहा था कि सभी बालकों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, प्रजाति का हो, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, समान रूप से सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। इसी को कॉमन स्कूल सिस्टम कहा जाता है। इसके मुख्य घटक यहाँ पे बताए गए हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के। फिर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पे इसकी। अब हम आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पर। तो भाषा नीति है यहाँ पे। भाषा नीति में क्या है, भारत एक तरह से बहुभाषी देश है, जिसमें अलग अलग तरह से भाषाएं बोली जाती हैं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम के निर्धारण में भाषा के प्रश्न ने जटिल भूमिका निभाई थी और इसमें वाद विवाद भी हुआ था, क्योंकि शिक्षा का माध्यम कौन सा रखा जाए, क्यों रखा जाए, इसमें जो है वाद विवाद थे। अंग्रेजी मातृभाषा, हिंदी तथा फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय भाषाएं रखी गई थी। तो इसमें से कोई एक भाषा ही चुनी जानी थी लैंग्वेज पॉलिसी में। स्वतंत्र भारत ने संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया था और यह निश्चित किया गया था कि सन 1965 तक अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजकीय कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। परंतु यह बहुभाषी देश है, तो भारत एक तरह से बहुभाषी देश है, यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। राष्ट्रभाषा के चयन की समस्या यहाँ पे बताई गई है। फिर राज्य भाषा के चयन में क्या समस्या आई वो बताई गई है।
द नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिभाषा सूत्र। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? तो भाषा समस्या के समाधान के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया था और इसमें 1956 से लेकर 1986 तक जब केंद्रीय सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की तब तक यह कई अवस्थाओं को पार कर चुका था, जिसका विवरण इस तरह से है, जिसमें पहला विवरण आ जाता है कि सूत्र का प्रतिपादन 1956 में किया गया था। इसमें मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र को लाया गया था। तो इस सूत्र का पर विचार करने के लिए सरकार ने 1961 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विचार किया गया था इस पे। तो पहला विचार था कि क्षेत्रीय भाषा अगर मातृभाषा से भिन्न होगी तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा दोनों इसमें रहेंगी। देन हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर कोई अन्य यूरोपीय भाषा होगी और तीसरे नंबर पे था कि अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा। देन सेकेंड नंबर पे था इसमें भावनात्मक एकता समिति द्वारा प्रतिपादित हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र। इसके बाद कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया गया। इसमें भी यही बताया गया था कि पहली लैंग्वेज मातृभाषा या कोई क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, फिर दूसरी संघ की राजभाषा होनी चाहिए या सहभाषा हो, और तीसरी जो होनी चाहिए वो एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए या विदेशी भाषा हो। अब नेक्स्ट बोर्ड पर आएंगे हम, तो प्रोफेसर यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के 1993 की जो है यशपाल कमेटी की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी या एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात की है। तो यशपाल कमेटी में क्या बताया गया है? इसमें भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1 मार्च को 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। चूंकि समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल रहे हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस यशपाल समिति को नाम दिया गया था और इस समिति ने कुछ अन्य सदस्यों में भी इसके नाम पर रखा गया था, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार और सुश्री दीना गुहा, इस तरह से और कई सारे जो है लोग शामिल थे। यशपाल समिति के विचारणीय विषय क्या रहे हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद इसकी रिपोर्ट बताई गई है। तो 15 जुलाई 1993 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष में, जिसमें यह रिपोर्ट इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के नाम शीर्षक पर रखी थी। तो इनके रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, जिसमें इन्होंने 5 भाग किए थे। पहला भाग था यहाँ पे प्रस्तावना का, दूसरा भाग था इसमें पाठ्यचर्या के भार की समस्या का, तीसरा भाग था यहाँ पे समस्या की जड़ों पर, चौथा भाग था सिफारिशों पर और पांचवा भाग था परिशिष्ट पर। फिर यशपाल समिति की प्रमुख सिफारिशें बताई गई हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट आ जाता है कि यशपाल समिति जो आई थी इसका मूल्यांकन कैसे किया गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 इसको कहा जाता है। तो भारत जैसे बहुभाषी और विविधता वाले देशों के लिए एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि स्कूली शिक्षा कैसी हो। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई थी और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी की बैठक हुई थी 6 दिन के लिए, जो 14 जुलाई 2004 से लेकर 19 जुलाई 2004 के बीच हुई। और एनसीईआरटी ने विद्यालयी शिक्षा के संबंध में विविध मुद्दों पर सामाजिक विचार विमर्श किया और एक प्रक्रिया प्रारंभ की। विचारों तथा अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वानों तथा शिक्षकों, अभिभावकों और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया था। और इस सभा में यह निर्णय भी किया गया था कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की जाए। तो इसमें सब जितने भी मेंबर्स थे वो एक विचार पर एग्री हुए थे, उनकी सलाह थी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की जाए। वैसे भी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत पाठ्यचर्या का पुनर्निरीक्षण तथा आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी एवं 2000 में निर्मित पाठ्यचर्या की 5 वर्ष 2005 में पूर्ण होने वाले थे। इसी बीच में 2005 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर बहुत तेज़ी के साथ जो है प्रभाव पड़ा था और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया में 2005 में तैयार की गई थी। और इससे जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित की गई थी। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। पाठ्यचर्या की परिभाषा तथा ढांचा कैसा है वो बताया गया है यहाँ पे। तो विद्यालय में बालकों के संपूर्ण अनुभवों तथा अधिगम पाठ्यक्रम आदि के योग को ही पाठ्यचर्या कहा जाता है। पाठ्यचर्या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, इसलिए ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए बच्चे के लिए जो उसके व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसका सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसा एनसीएफ 2005 में बताया गया। इसके बाद बताया गया है पाठ्यचर्या का ढांचा कैसे सहायता करता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य था कि विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध स्थापित किया जाए और शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय के बाह्य जीवन से जोड़ा जा सके, बालकों को सामान्य ज्ञान दिया जा सके, बालकों के लिए सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जा सके, विविध उपागमों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के विविध पहलुओं से बढ़ाकर यह बताना है कि यह प्रक्रिया सृजनात्मकता की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसके बाद 5वां यहाँ पे उद्देश्य था कि परीक्षा जो है अधिक लचीला तथा एकीकृत होना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता बताई गई है कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो 21वीं सदी की मांग थी एनसीएफ 2005। उसके बाद भारतीय समाज की विविधता को देखते हुए ये ज़रूरी था कि भारत में जो है एनसीएफ 2005 को लागू कराया जाए। इसके बाद परिवर्तन के लिए आवश्यक थी। तो परिवर्तन का जो है नियम होता है, इसलिए पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाने के लिए एनसीएफ 2005 जरूरी था। यहाँ संवैधानिक वैधता के लिए एनसीईआरटी का आवधिक व्यायाम था, शिक्षा का आधुनिकीकरण था इसके द्वारा। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के मुख्य बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है व्यवस्थागत सुधार तथा परीक्षा प्रणाली, दूसरा है बालकों का विकास तथा सीखना, तीसरा है यहाँ पे विविध विषयों के विषय पर विचार करना, और चौथा है पाठ्यचर्या का क्षेत्र तथा मूल्यांकन करना, पांचवा है गुणवत्ता सुधार तथा परीक्षा प्रणाली करना। इसी तरह से अब आएंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार आदर्श शिक्षक के गुण पर। तो आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। तो शिक्षक का पहला गुण होना चाहिए कि उसे ग्रहणशील तथा निरंतर रहना चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सके, वो ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों से बाह्य ज्ञान से जोड़ सके और
करके सीखना, बाय लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपना सके। इस तरह से ये उद्देश्य बताए गए यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, ये देखेंगे यहाँ पे। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जा सके। दूसरा है कि रटत प्रणाली को हटाया जा सके, इससे छात्रों को मुक्त किया जा सके। इसके बाद तीसरा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाकर उसे कक्षागत गतिविधियों से जोड़ा जा सके। चौथा है कि चहुमुखी विकास हो सके बालकों का। पांचवा है कि शिक्षा बिना बोझ के ये जो है प्रणाली लागू की जा सके। इस तरह से और कई सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। फिर मुख्य समस्याएं यहाँ पे बताई गई हैं एनसीएफ 2005 की, जिसमें पहली समस्या है कि शिक्षक संबंधी समस्याएं। तो शिक्षक से संबंधी समस्याएं आती हैं, जो भाषाओं से संबंधी समस्याएं यहाँ पे बताई गई हैं, समाज की आकांक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, राजनैतिक समस्याएं हैं, फिर धर्म संबंधी समस्याएं हैं और विचारों से संबंधित समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्या, परंपरा संबंधी समस्या, वैश्वीकरण का प्रभाव, क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या, संसाधनों का अभाव। इस तरह से ये सारी समस्याएं हैं एनसीएफ 2005 की। सो थैंक यू एवरीवन। ये यूनिट हमारी यहीं पे एंड होती है।